नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। विधानसभा की रण की बात करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन की बात करें, कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा भी देखा गया। किसानों से लेकर युवाओं, रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार, नशा तस्करी को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला देखा गया। 10 विधेयक पेश किए गए, 5 पारित हो चुके हैं। ऐसे में पहले दिन के मुद्दों और पहले दिन की कार्यवाही को लेकर बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पहले दिन काफी मुद्दों की गूंज सुनाई थी। विधायकों ने अपने अपने हलकों से जुड़े सवाल पूछे और मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने नशा तस्करों की संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के मामले को लेकर सवाल उठाए तो सीएम और गृह मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया, कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तर दे रहा हूं, मंत्री के ब्याह पर मैं उत्तर दे रहा हूं। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले हमारे विजय साहब आ गए हैं। मैं एक पंक्ति दो बोलूंगा, फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार हम करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई। अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है। अगर जा तो बदमाशी छोड़ दो और जा हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी अपने प्रदेश में ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे। इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया और सबूत के साथ किया। सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना मैंने तो एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से निंदात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, 2 हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है। क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? जवाब देता हूं। देखिए, दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे उनको। अवैध शराब से मौत के मामलों को लेकर भी सत्र के दौरान हंगामा देखा गया।
विधायकों के फंड को लेकर कांग्रेस विधायकों ने एक सुर में आवाज उठाई। फंड के अभाव में विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही गई। आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास निधि एमपीलैड्स का राज्य संस्करण नहीं बनाया गया है। विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जब जन समुदाय के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर विकास कार्य करवाने बारे मिलते हैं, तब उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए विधायकों के पास उनके इन कार्य को पूरा कराने के लिए अलग से राशि का प्रावधान नहीं होता है, जिसकी वजह से विधायकों को जनता के समक्ष असहजता का सामना करना पड़ता है। अतः विधायकों द्वारा स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ साथ विकास प्रदत्त कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान में प्रदेश में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी फंड के गठन किए जाने का अनुरोध करते हैं। कांग्रेस विधायकों ने भारत जोड़ो यात्रा में सरकार पर बिजली काटने के आरोप लगाए, तो बिजली मंत्री ने बिजली काटे जाने की वजह सामने रखी। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए गन्ने के दाम न बढ़ाए जाने को लेकर सरकार को घेरा। इससे हर वर्ग विमुख हो चुका है और परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा हो गया, चाहे किसान है। अब देखा भी उठा है, हमारी बहुत सारी कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट मोशन थी, सरकार सुनने के तैयार नहीं है, इलेक्शन पे आ रही है। किसान है, मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है और चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, क्योंकि शहर भी फरीदाबाद शहर हमारा सबसे पुराना बड़ा शहर, वहाँ देखा, लोगों से बात हुई, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार साबित हो रही है। जाहिर है शीतकालीन सत्र के पहले दिन हरियाणा की जनता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सवाल जवाब हुए, तीखी बहस भी देखी गई। बहरहाल देखना ये है कि आने वाले 2 दिन सत्र में क्या खास रहता है, जनता के मुद्दों पर कितनी बात होती है, सार्थक बहस होती है या फिर नहीं, और सरकार की ओर से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सत्र में क्या कुछ खास रहा, एक विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय गुलिया जेजेपी प्रवक्ता, इनेलो प्रवक्ता रजवन दहीवाल जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। और शुरुआत बीजेपी से। डीपी कौशिक जी, अभी सुना हमने नेता प्रतिपक्ष को युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों की आय बढ़ाने से लेकर, चूंकि गन्ने को लेकर खास तौर पर वो बात कर रहे थे, हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को नाकाम बताया गया है। आज ज्योति, ऐसा प्रतिपक्ष के नेता ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुझे लगता नहीं कि इस तरह के मुद्दे हरियाणा के अंदर है जी। का रेट हमने निर्धारित किया है, जो सुविधाएं किसानों को दी हैं, मुझे लगा उससे बेहतर तो और भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जिस तरह दूसरे युवाओं की बात करें, देखिए युवाओं के लिए तो अभी हमने पहले बोला भी रोजगार दिए हैं, अभी भी 80,000 वैकेंसियां गवर्नमेंट निकाल ही रही है और जहां तक इलेक्शन तक हम ये सारी नौकरियां निकाल के अच्छी तरह हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का सरकार काम करने जा रही है। इस तरह के मुद्दे मुझे लगता नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने कोई बात रखी है तो उसकी बात का विधानसभा में जवाब भी दिया गया होगा, और नहीं दिया गया तो मुझे लगता है कल दे दिया जाएगा। ऐसा कोई विषय विपक्ष के लिए छोड़ा नहीं हरियाणा सरकार ने। जितने भी इन्होंने विपक्ष के नेताओं ने मुद्दे उठाए हैं, जो सारी बातें उन्होंने बताई हैं, मुझे उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री या हमारे जो भी नेताओं ने रिप्लाई दिए, सब जस्टिफाई किया उन्होंने। ये विपक्ष की अपनी बात है, उनको बात रखने का अधिकार है, रखनी भी चाहिए विपक्ष को। जी जोगेंद्र मोर जी, बीजेपी प्रवक्ता मानते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। हाँ ठीक है, उनको अपनी बात रखनी है, रखें।
गन्ने के मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, मीडिया से भी बातचीत की कि 362 रुपए और किसान चूंकि मांग कर रहे थे कि 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएं, लेकिन अब साफ कर दिया गया कि इस बार दाम नहीं बढ़ेगा और इसे लेकर भी कांग्रेस आवाज उठाने वाली है। देखिए, अगर ये भी मुद्दा नहीं है तो किसान का मुद्दा, गन्ने का मुद्दा अगर नहीं है तो फिर इस प्रदेश के अंदर मुद्दा क्या होगा? आप देखिए कि कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई, जो बिजली के दाम बढ़े हैं, जो जिस प्रकार के डीजल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े और अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं। जब किसान की लागत बढ़ी है तो क्या उसको समर्थन मूल्य जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उसका गन्ने का भाव जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए? क्या ये अगर मुद्दा नहीं है तो और मुद्दा क्या है? और युवाओं के रोजगार का मुद्दा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम नौकरियां निकालेंगे, चुनाव तक नौकरियां निकालेंगे, चुनाव की बात कर रहे हैं। अब तक कितनी नौकरियां दी गई है? आपने क्या वादा किया था और आपने कितने रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए हैं? बेरोजगारी में हरियाणा को प्रदेश को नंबर 1 आपने बना दिया। और हमारे विधायकों ने जिस प्रकार से विधायक के फंड का मुद्दा था, जन सरोकार के मुद्दों को जो विधानसभा में उठाने का काम किया और सरकार ने किसी भी सत्ता पक्ष ने किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया और सरकार जवाबों से बचती नजर आई। और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिजली काटी गई, इससे बुरी और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ताकि एक राष्ट्रीय नेता पद यात्रा करते हुए हरियाणा के अंदर दाखिल हुए, उनके साथ बहुत बड़ा जनसमूह जो साथ है उसको किस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सारे के सारे सड़कों के गड्ढे, जो कांग्रेस राज के अंदर विकास हुआ था, जो सड़कें बनी थी, उनमें आज गड्ढे हैं, उनमें पैर तो लगाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। तो चाहे जन सरोकार के मुद्दे थे, युवा रोजगार के मुद्दे हैं, चाहे रोडवेज का मुद्दा है, चाहे आज पटवारियों की हड़ताल का मुद्दा है, आप देखिए कि सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, मेडिकल के छात्रों का बॉन्ड को लेकर जो मुद्दा है, कि आप देखिए कि कौन सा जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने का वो है कि आज आप देखेंगे कि इस सरकार ने हर वर्ग को त्रस्त और परेशान कर रखा है। और कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर जन सरोकार के मुद्दों को बड़े जोरदार तरीके से और संजीदगी से उठाने का काम किया है और विपक्ष अपने धर्म को निभाता रहे। जी अजय गुलिया जी, सड़कों को लेकर भी बात हुई कि हाल बेहाल है पूरे हरियाणा में। अभी चूंकि 5 जिलों की बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही चूंकि जीटी रोड बेल्ट पर जब निकलेंगे राहुल गांधी की यात्रा का अगला चरण होगा, उसके बाद पूरे हरियाणा में देखेंगे क्या हालात हैं सड़कों को लेकर। तो सड़कों को लेकर काम नहीं हुआ, विधायकों को जो राशि दिए जाने की इन दिनों बात की कि 25 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण करवाया जाएगा, वैसा भी कुछ नजर नहीं आता है धरातल पर, कांग्रेस का आरोप। नहीं, ये कांग्रेस के लोग तो देखिए, 2-3 में स्पष्ट कर दो, जिन विधायकों ने अपनी डिमांड रखी थी, शुरुआत में तो ये लोग इसके बचते नजर आ रहे थे कि क्षेत्र विधायकों का क्षेत्र भले ही पिछड़ जाए, लेकिन ये जानबूझ करके डिमांड देने का काम नहीं कर रहे थे ताकि ये चिल्ला सकें कि हमारे यहाँ तो काम नहीं है। फिर उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 67 विधानसभाओं के अंदर तो पैसा भी जा चुका है। मैं आज की बात करूं, गीता मुखर्जी झज्जर के बारे में सड़कों का मुद्दा उठा रही थी। वो एक ही सड़क का मुद्दा है जहाँ पानी की पाइपलाइन दबाई जा रही है। देखिए जी ज्योति जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछली बार भी उन्होंने सड़कों का मुद्दा उठाया था और गलत चित्र प्रस्तुत किए थे। गलत चित्र प्रस्तुत किए, तुरंत जवाब दिया हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, उनको सही चित्र दिखाए कि ये रोड ऐसे है आज की स्थिति में और आप ये गलत दिखा रही है। उनको मुंह दिखानी पड़ी थी। आज भी उस रोड का जिक्र करें। देखिए, बरसात के बाद ज्योति जी, मैं इसी मानता हूँ बरसात में कुछ रोडों की हालत जरूर खराब होती है। ये एक न सरल सी बात है कि बरसात में रोडों को नुकसान होता है। सरकार की तरफ से उनके रिपेयर भी किए गए, नए रोडों के टेंडर भी आए हैं, रोड भी बनाए जा रहे हैं। और मैं गन्ने की बात करूं तो देखिए, हमारे यहाँ रेट 362 रुपए है। अभी पंजाब में रेट बढ़ाया तो वो उससे आगे गए हैं। हम तो दूसरी स्टेट की बात करें तो वो अभी हमारे के पीछे है। और मैं हमेशा आपके टीवी चैनल पर कहीं भी चर्चा के दौरान एक बात कहता हूँ कि किसान तो रीढ़ है इस देश की, किसान और जवान। अगर किसान को जितना भी दे देंगे वो कम है, लेकिन सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां रहती हैं। अभी हालांकि राजस्थान के अंदर तो गन्ने की बहुत ज्यादा फसल नहीं होती, लेकिन गंगानगर में वहाँ भी मिल होता है और काफी गन्ना आता है, तो वहाँ तो हरियाणा से भी कम रेट है। ये क्यों नेता प्रतिपक्ष को वो क्यों नहीं दिखाई दिया?
हर बारी जो बाजरे का वहाँ पे 1100 भाव था, हमारे यहाँ 2200 भाव था, वो राजस्थान इनको दिखाई नहीं दिया। हम तो 2200 दे रहे थे। क्या चाहती है किसानों को गन्ने का दाम बढ़कर ना मिले? अजय गुलिया ये चाहते हैं कि 362 के ही काफी गए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो ज्योति सांगवान की ये कहता हूँ कि 400 भी मिलेगा तो किसान के लिए कम होगा। अजय, हरियाणा विधानसभा सत्र पे बात हो रही है, हरियाणा विधानसभा सत्र के मुद्दों की बात हो रही है। आप मुद्दा उठाइए आप राजस्थान में, आपको कौन रोक रहा है? जो विपक्ष राजस्थान में है उसको कौन रोक रहा है? कैसे कंपेयर करेंगे कि कहाँ ज्यादा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कम मिल रहा है? अजय, आपको राजस्थान से कौन रोक रहा है विपक्ष का आवाज उठाने में? अभी देखिए ज्योति जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। नहीं, रामकरण काला जो कि चेयरमैन हैं, उनकी ओर से तो 40 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। अब आप पैनल पर कहते हैं कि सालों साल तो हरियाणा ज्यादा देता रहा, इस बार पंजाब आगे निकल गया, तो जिस चीज में हरियाणा आगे था अगर उसमें आगे ही रहे और वो भी किसानों की बेहतरी के लिए, तो उसमें बुराई है कुछ? क्योंकि किसानों की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया। ज्योति जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि किसान को और ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की कई बार कोई बाध्यताएं भी होती है। और स्वयं खुद रामकरण काला जी ने इस बात की अनुशंसा की है कि इसको ज्यादा और बढ़ाया जाना चाहिए, और मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, सरकार भी इस बात की पक्षधर है, लेकिन कई बार को मजबूरियां हो जाती है। अभी उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र की बात चल रही है, फिर क्यों आप दूसरे डाटा से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हरियाणा नंबर 1 था, उस डाटा में आज नहीं है, फिर क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं आप? अपनी मतलब आपका तो वो हरियाणा की तो बात करेंगे ही, जब हरियाणा पे डिबेट होगी तो हरियाणा की बात करेंगे, और आपको तो करनी है हरियाणा की बात नहीं है। आपकी तो पार्टी स्थानीय है, आपकी तो पार्टी में राजनीतिक पार्टी है, कंपेयर नहीं करेंगे आप, दूसरी स्टेट से कंपेयर करेंगे। आप आवाज उठाने का आपको कौन रोक रहा है? आपको आवाज उठाने का रोक कौन रहा है? अजीज वहाँ राजस्थान में अगर किसान के मुद्दे है उनको विपक्ष में उठाना चाहिए, कौन बना कर रहा है उस बात को? ज्योति जी, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे शासन में हरियाणा में सबसे ज्यादा भाव दिया जाता था, कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा भाव दिया जाता था, और आज भारतीय जनता पार्टी में लागत बढ़ी है, उस लागत के अनुसार भाव नहीं दिया जा रहा, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या कि कोई मुद्दा नहीं है? आज नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि हुड्डा सरकार के दौरान 165% दाम बढ़े। ज्योति जी, जोगिंदर मोहर को ये नहीं पता, साल में हर साल 2% दाम बढ़े गए, और इस मुद्दे पर बात किसानों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। आपके राज्य में गन्ने का भाव क्या होता था, आज गन्ने का भाव क्या है बताइए? तो उसको डीजल का भाव क्या था बताइए आप, उस वक्त लागत कितनी थी बताइए। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं, क्योंकि काफी कई बिंदु हैं जिनको लेकर बात करनी है, अलग अलग मुद्दे हैं। रजवंत जी, जब नशा तस्करों की संपत्ति या अवैध संपत्ति को गिराया जाता है, निर्माण ध्वस्त किए जाते हैं, तो अभय चौटाला को उसमें क्या परेशानी है? आपने ज्योति जी, आपने अभय जी की बात को ध्यान से सुना भी होगा, तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा में अगर किसी ने नशे का मुद्दा उठाया तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाया। कोई पहली बार नहीं है, लगातार चिट्टे को लेकर वो चाहे मीडिया के लोगों को तो ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि उनसे लगातार इस बारे में वो मुद्दा उठाते रहते थे। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि अगर एक परिवार में कोई एक व्यक्ति गलत हो जाता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को ना भुगतना पड़े, ऐसी भी तो सरकार की मंशा होनी चाहिए ना। लेकिन जो व्यक्ति, अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति खराब हो गया और उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े तो वो तो गलत है ना। आप ये चीज देखिए, ये तो हमारा कानून भी यही कहता है। और हम एक चीज कह रहे हैं, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात कही है कि भाई अगर उनका परिवार, एक व्यक्ति की वजह से अगर दूसरे लोगों का मकान तोड़ा जाए, उसके परिवार के अन्य सदस्यों का मकान अगर तोड़ा जाए तो ये गलत है। इसमें आप बताएं, इसमें कहां चौधरी अभय सिंह चौटाला ने नशे तस्करों का सहयोग कर दिया? आप इस चीज को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सोच रहे हैं ना, इस्तेमाल किया गया अभय की ओर से। अब सीएम भी जवाब दे चुके हैं, जिस काली कमाई से निर्माण किए जाए या घर बनाए जाए या परिवार का पालन पोषण कोई भी नशा तस्कर करता रहे, अगर पूरे परिवार पर एक्शन नहीं लिया जाता या एक डर खौफ बनाने का प्रयास नहीं किया जाता तो कैसे नशा तस्करी रुकेगी? अगर सरकार अभियान सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री जी का भाषण, आपने मुख्यमंत्री जी का जवाब सुना होगा, मैं बता रहा हूं, आपने मुख्यमंत्री जी का जवाब सुना होगा।
उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हम उन लोगों को इसलिए वो कह रहे हैं कि ताकि वो परिवार के लोग हैं वो उसको घर से निकाल दें, वो उससे अपना पीछा छुड़ाएं। अगर किसी परिवार में गलत व्यक्ति हो जाता है, असामाजिक तत्व हो जाता है, या कोई व्यक्ति नशे का तस्कर हो जाता है या गुंडा बदमाश हो जाता है, तो परिवार वाले क्या उसको जानबूझ के अपने गले लगाएंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हमने उन परिवार वालों को इसलिए कहा है कि ताकि वो उससे पीछा छुड़ाएं। अजी पीछा छुड़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं। और दूसरी बात एक चीज है, अगर उन्होंने काली कमाई से वो मकान या और कोई जमीन वगैरह उन्होंने कुछ की है, तो क्या मुख्यमंत्री जी इसको पूरी उसे गंभीरता से बताएंगे, पूरी सत्यता से बताएंगे कि क्या वो जांच हो चुकी है उसकी? अभी तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं, केवल और केवल शक के बिना पर उनका घर तोड़ दिया कि भाई वो उनके परिवार का सदस्य है, और उन लोगों का तोड़ दिया। गलत व्यक्ति का अगर मकान तोड़ते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। अभय चौटाला क्या चाहते हैं? फिर एक्शन ना हो। अभय सिंह चौटाला जी ने यह कहा है कि गलत व्यक्ति अगर कोई भी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह स्पष्ट कह दिया था कि मंत्रियों की गाड़ी में नशे के तस्कर बैठकर घूमते हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने स्पष्ट बाकायदा नाम लेकर भी कह दिया था। उन्होंने तो ये कह दिया था कि मंत्रियों की गाड़ी में जब नशे के तस्कर घूम रहे हैं, और उन्होंने तो ये बता दिया था कि इस ठिकाने पर नशे के तस्कर बैठे हैं। उनको जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आम शरीफ व्यक्ति को अगर किसी तरह से परेशान किया जाएगा, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। परिवार या उनके परिजन, नशा तस्कर के परिजन, आप क्या किस तरह का दया भाव रख रहे हैं आप उन लोगों के लिए, समझ से बाहर के? अजय गुलिया जी। ज्योति जी एक सीधी सी बात आप एक चीज समझ लीजिए, मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूं। 4 सवाल पूछेंगे, मैंने आपसे विस्तार से जवाब दिया, उत्तर दिया आपने, अभी सुने आप। अजय गुलिया जी बहुत जल्दी बोले। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया कि या तो वो नाम बताएं, अन्यथा नगल आरोप ना लगाए। उन्होंने विधानसभा के सेशन के दौरान किसी पर भी किसी मंत्री का नाम बताने का काम नहीं किया। जब वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे तो नाम बता देते, बिल्कुल उनको नाम बताना चाहिए था। एक दूसरी चीज होती है मैं कहना चाहता हूँ, इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि उस पैसे से अर्जित संपत्ति, आप संपत्ति अर्जित करो, मकान बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, और उसके बाद फिर उसको बेदखल कर दो, और उस संपत्ति का इस्तेमाल और लोग करें, उस संपत्ति को नष्ट करने की बात करी गई है। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था विधानसभा के अंदर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बेटी जी, देखिए ऐसे अपराधियों के मन में सरकार का खौफ होना चाहिए, और जब तक ये खौफ नहीं होगा, ये लोग इस चोरी से इस प्रकार के धंधे में सम्मिलितता इनकी रहेगी। जब इस प्रकार की कार्रवाई, ये तो चाहे किसी के ऊपर भी हो, जो चाहे नशाखोरी या किसी प्रकार के आपराधिक कार्रवाइयों में जो लिप्त हैं और जिनकी जानकारी सरकार के पास है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये इस तरह का खौफ होगा, और दूसरे व्यक्तियों के लिए जो इस प्रकार के धंधे से आसानी से पैसा कमाने की सोच रखते हैं, कि अगर इस प्रकार के कोई किसी कार्य में सम्मिलित पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और बिल्कुल शुरुआत में परिवार भी रोकेगा, और एक खौफ तो कम से कम होगा, एक डर कायम होगा। आप बहुत जल्दी रजवंत जी, अगर मंत्री का नाम अगर आप बता पाए, क्योंकि गुलिया साहब बहुत जल्दी आप बताइएगा, उसके बाद राजकुमार जी के पास चलेंगे। देखिए किस मंत्री की गाड़ी की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो कहा नाम भी बता दिया गया था, आप भी बता देना। ज्योति जी मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक चीज सुन लीजिए। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार चिट्टे का बात उठा रहे हैं वहां पर, और उनको पता है कि सिरसा के वहां पर कौन से गांव में किस जगह पर अगर चिट्टा अगर बिक रहा है, खुले में बिक रहा है, तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? और अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर अगर कार्रवाई करती, गलत व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी, तो वो नहीं, मैं बातों को नहीं घुमा रहा ज्योति जी, मैं बातों को नहीं घुमा रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। नाम ही तो पूछना है अभी, आप तो कह चुके अभय चौटाला नाम बता चुके हैं। ठीक है, हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें किस मंत्री की आप बात कर रहे हैं। जब सरकार को इस चीज के बारे में बिल्कुल स्पष्ट पता है कि कौन व्यक्ति नशा बेच रहा है वहां पर। अरे तो आपको पता, आप बता दो। आप तो अभय चौटाला के हवाले से अभी डिबेट में आप कह चुके हैं कि नाम तो बताया जा चुका है। अगर किसी को जानकारी नहीं तो आपको रिपीट करने में क्या परेशानी है फिर? देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो नाम बताया है, आपको जब उन्होंने बता दिया तो मेरे मुंह से क्या करवाना चाह रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूं कि जब सिरसा के गांव में अगर इस प्रकार की बातें चल रही है, जब उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हरियाणा बनवाना चाह रहे हैं क्या आपको? मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई शंका है, कोई आपत्ति है, मेरे को कोई क्लियर नहीं है तो क्यों कहते हैं आप? नहीं, मेरे को देखो एक मिनट, ज्योति जी चलिए अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट मैं अपने क्वेश्चन में अगले का नाम क्लियर कर दूंगा। मैं राजकुमार जी
आज के दिन की अगर बात करें, नहीं मैं घुमा नहीं रहा, आज के दिन की अगर बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं? 10 विधेयक पेश किए गए, 5 पास करा लिए गए, हालांकि बहुत ज्यादा हंगामेदार नहीं रहा, लेकिन कुछ एक मुद्दों को लेकर हंगामा और बहस भी देखी गई। जो विधेयक पारित हुए हैं बड़े तकनीकी विधेयक हैं। एक कमेटी जस्टिस फॉर्मर जस्टिस इकबाल सिंह की अध्यक्षता में बनाई थी सरकार ने कि जो कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं उनको बदल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और कुछ संशोधन विधेयक थे। तो बड़े तकनीकी मामले हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, सवाल पूछे गए या थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, उनमें मुझे लगता है कि नशे का जो मामला आपने उठाया जिस पर चर्चा कर रहे थे, सबसे गंभीर विषय है। इसलिए क्योंकि पंजाब को हम बर्बाद होते देख चुके हैं। पिछले 10-15 साल से पंजाब को नशे ने खोखला कर दिया पूरी युवा पीढ़ी। अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, समाज चौपट हुआ है, तो एक गंभीर मसला है। पहले समस्या खाली हरियाणा के सीमावर्ती जिले हैं पंजाब से लगते हुए वहां देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो फैल रही है। ये सफा ऐसा नासूर है जिसको फिर आप रोक नहीं सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसा मुद्दा भी नहीं जिस पर राजनीति की जाए। हालांकि राजनीति पंजाब में भी हुई और सिर्फ राजनीति हुई इसलिए वहां पे अंकुश नहीं लगाया जा सका आज तक नहीं। तो हमें एक सबक पंजाब से ये भी लेना चाहिए कि राजनीति अगर करते रहेंगे तो इस नासूर से मुक्ति संभव नहीं है। ये समाज के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है जवाबदेही है कि अच्छा समाज बने, अच्छी व्यवस्था बने। अब अगर सरकार नशे के तस्करों के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो मुझे लगता है कि उसमें विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए और जहां तक संभव हो सहयोग भी करना चाहिए। ये कहना कि परिवार का एक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, मकान सबके तोड़ दिए जाते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि काले कामों से, गैर कानूनी कामों से जो संपत्ति अर्जित होती है वो आमतौर पर बेनामी होती है या दूसरे परिजनों के नाम से होती है। ये काम करने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कानून को। कानून तोड़ने वाला कानून का पालन कराने वालों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। बिल्कुल। तो अगर परिवार का एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गलत काम से संपत्ति अर्जित कर रहा है, पैसा अर्जित कर रहा है, तो क्या परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसका विरोध करें या उसको पारिवारिक दबाव बनाए या सामाजिक दबाव बनाए? बिल्कुल। मैं बार बार कहता हूं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां समाज और सरकार मिलकर चलेंगे तभी बात बनेगी, और ये उसी तरह का एक सामाजिक सुधार भी है। और जहां तक सरकार की शक्ति का सवाल है, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, सरकार कोई भी हो कहीं भी हो, सरकार इकबाल से चलती है। अगर आपका खौफ नहीं होगा सरकार का गलत काम करने वालों में, तो आप गलत काम करने वालों पर अंकुश नहीं लगा सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते। जहां तक सवाल है कि राजनीतिक संरक्षण होता है, मैं इस बात को खारिज नहीं कर सकता पूरी तरह। मेरा मानना जितने भी संगठित किस्म के जो अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी होता है और पुलिस प्रशासन का संरक्षण भी होता है। अगर हरियाणा के मामले में ऐसा है तो हम पंजाब में तो देखते आए हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और लगभग हर दल और हर नेता अपनी अपनी क्षमता और क्षेत्र के हिसाब से संरक्षण भी देता रहा। लेकिन अगर हरियाणा में ऐसा है तो वेद आरोप न लगाए गए, हवा में आरोप न लगाए गए। ठीक है। अभी इनेलो प्रवक्ता कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला ने बताया, तो नाम बताने में क्या हर्ज है? हरियाणा तो सबका है, खाली सरकार की जिम्मेदारी तो है नहीं अच्छा हरियाणा को बचाने का और अच्छा बनाने का, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने सदन में नाम बताया जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो प्रवक्ता चैनल पर नाम बता दें। संकोच किस बात का है? बिल्कुल संकोच किस बात का है? आरोप या फिर क्या ऐसा है कि अभय चौटाला ने चुपके से किसी को नाम बताया? मुझे संकोच नहीं है ज्योति जी, मुझे संकोच नहीं है। रियल में ये था कि मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, मुझे नाम याद नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ मुझे नाम याद नहीं है। मैं अभी कंफर्म करके आपको बता दूंगा डिबेट में ही। मंत्री का नाम ये चीज के लिए क्या कह रहा हूँ, मुझे नाम नहीं पता था चौधरी अभय सिंह। मैं एक बार मैं अपनी टीम से एक बार कंफर्म करके अभी आपको बता देता हूँ। अगर चौधरी एक चीज और भी है, जब विधानसभा की कार्रवाई में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है तो क्या वो लिखित में है ना वो कार्रवाई? वो तो रिकॉर्डेड है ना, जो वहाँ पर आपको पता है तो आपको बताने में क्या दिक्कत आ रही है? हो सकता है मैंने कार्रवाई नहीं देखी, अभी जेजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप मंत्री का नाम बता दें। ठीक है, हमारे दर्शक भी जान लेंगे, जिन्होंने सेशन नहीं देखा, कार्यवाही नहीं देखी, वो भी जान लेंगे। मैं आपको चलिए राजकुमार जी की बात कंप्लीट करने देते हैं, आप नाम बता दीजिए। राजकुमार जी को बात कंप्लीट करने देते हैं, आएंगे गुलेर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये
कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दलगत राजनीति का अखाड़ा बनने और बनाने से ऊपर उठ करके समाज के हित में, प्रदेश के हित में सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर ऐसा मामला है, आपकी जानकारी में हमको मालूम है कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, तो सरकार को सहयोग करिए, बताइए। और सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी सुनेगा। कौन रोक रहा है? दूसरी बात जी, एमएलए के फंड का सवाल है। अभी जनपद प्रवक्ता को सफाई दे रहे थे, सरकार ने जारी कर दिया होगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय एमएलए और एमपी विकास फंड के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। इस देश में किसी समानांतर विकास व्यवस्था की जरूरत नहीं है। पिछले 5 दशकों से विकास कार्य चले रहे थे, तो जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित है उनकी भूमिका तो होनी चाहिए जी। प्राथमिकता बता दें कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खुद उसको उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं। और आपका जो मूल कार्य है वैधानिक विधायी कार्यों का या दूसरी चीजों का, प्राथमिकताओं का, उस पर आपका ध्यान भटकता है, खाम खा एक स्थानीय राजनीति का रिश्ता बन जाते हैं। जी राजकुमार तीसरी बात जी, दंडे का सवाल। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने शायद साफ कर दिया कि गन्ने की कीमत इस सत्र में नहीं बढ़ेंगे। मेरा मानना है इस मुद्दे पर सरकार को फिर पुनर्विचार करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हम सबसे ज्यादा देते थे और अब हम पीछे हुए। सवाल ये है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और जब कृषि की लागत लगातार बढ़ती जा रही है तो उस अनुपात में समर्थन मूल्य हो या गन्ने के मामले में एसएपी हो, स्टेट एडवाइस प्राइस जो होता है, उसमें समय समय पर उचित वृद्धि होनी ही बिल्कुल चाहिए। राजकुमार जी, मैंने पिछली बार भी कहा था जी। कि गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती है, शीरा बनता है जिससे शराब बनती है, एथेनॉल बनता है जो पेट्रोल में मिलता है, और ये इंडस्ट्री भारी भरकम मुनाफा कमाती है। बिल्कुल। तो उसमें किसान को अगर हिस्सेदारी मिल जाएगी, बिल्कुल किसान को भी हिस्सा मिलना चाहिए। और देखिए एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तो किसान हल्ला बोल करने वाले हैं अपनी मांग को लेकर। 29 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है कई जगहों पर। संभव है सरकार सुने, चूंकि कई बार सरकार आवाज सुनती है लोगों की जब प्रदर्शन होते हैं या फिर धरना दिया जाता है। कौशिक जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया अभय चौटाला की ओर से, जिसमें साथ में ऐड कर दिया गया बलराज कुंडू को भी, नीरज शर्मा को भी, क्योंकि समान विषय होने के चलते। जहरीली और नकली शराब पीने के चलते काफी लोगों की जान गई हरियाणा में। 2016 के बाद के आंकड़े अभय चौटाला की ओर से पेश किए गए, गृह मंत्री ने जवाब भी दिया। अब अभय ये कहते हैं कि विधानसभा में गलत जवाब दिया गया, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली जो चीजें ठीक होती हैं विधानसभा में रखी जाती हैं। लेकिन लोकसभा के आंकड़े उनकी ओर से बताए गए कि लोकसभा में कुछ और आंकड़े थे, विधानसभा में कुछ और रखे गए थे। नकली शराब पर मेरा सवाल आपसे ये कि नकली शराब पर या जहरीली शराब पर सरकार ना तो रोक लगा पाई है और ना ही किसी तरह की जांच की गई है, ना ही कोई रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जितने भी ऑफिसर थे या जिन लोगों पे जो दारू बेचने वाले थे, उन पे सब पे में उनकी लिस्ट सबकी मांगी गई है, सब पे इंक्वायरी भी चल रही है। मुझे लगता है जल्दी उनके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा सब पे कार्रवाई होके, और ये मुख्य माननीय विधि साहब ने क्लियर भी कर दिया है। ऐसा नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। शराब मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सब पे रिकवरी भी डाली जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके आपने जवाब सुना था, आपने सुना था अनिल विज ने क्या जवाब दिया या अभय ने क्या पूछा? आपने देखा ना? हाँ, मैंने सुना था आपने। हाँ, मैंने बता रहा हूँ, सब पे उनकी लिस्ट मांगी गई है, सब पे कार्रवाई की हुई, सब पे नहीं। बहुत सारी तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देखिए अनिल विज कहते हैं 2016 में 2 लोगों की मौत, 2020 में 30 मौत, 2016 से लेकर 2022 में 36 मौत। अभय चौटाला कहते हैं 1 साल में ही इससे अधिक मौत हो गई थी। 36 की, देखिए 36 और 45 अजय, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, अभय चौटाला जी उनको बता रहे 45 बता रहे हैं, वो कह रहे 36 कह रहे हैं। तो ये तो जो आंकड़े सरकार के पास है, अब अभय चौटाला जी के पास है, तो वो बता दे भी ये आदमी बच गए। अगर कोई ऐसी चीज है उनके पास है, ये तो सरकार ने आंकड़े बताए ना भाई, हमारे हिसाब से 36 है। अभय चौटाला जी बातों गुमराह क्यों करते हो? अगर वो कह रहे 45 तो आप दे दीजिए नाम, उनको ऐड कर दिया जाएगा। कहाँ दिक्कत है? जिसको जो चीज मिलनी है वो मिलेगी ना सरकार की तरफ से। ऐसा तो नहीं है कि सरकारी कोई आंकड़े गलत होते होंगे, मुझे लगता नहीं। सर पलट पर जो चीज आती है विधानसभा में, वो आंकड़े सारे तथ्य तय करके जानकारी लेकर तभी आते हैं सारे आंकड़े। पर ये तो अभय चौटाला जी कह रहे हैं, तो मैं उस चीज को वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, तो उनको पेश करने चाहिए जी। भाई ये आपने नाम ऐड किए नहीं, ये आप और थे आदमी, आप गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं ना कि चीज बताने से जी।
जोगेंद्र मोर जी, कांग्रेस विधायकों को क्यों लगता कि राजकुमार जी भी फंड को लेकर बात कर रहे थे कि अतिरिक्त फंड दिया जाना चाहिए विधायकों को सांसदों की तर्ज पर? देखिए, क्योंकि जो विधायक है वो जनता के बीच में जाता है और जो है वहाँ पे लोगों की डिमांडें होती है, लोगों की समस्याएं होती है, और विधायक के पास जो फंड होता है वो खर्च नहीं करता है, वो सिर्फ घोषणाएं करता है। खर्च जो होता है वो सरकारी तंत्र के माध्यम से होता है, पूरी एक प्रक्रिया होती है किस काम पे कितना होगा। विधायक से जनता से जुड़ा हुआ है, जनता का जनप्रतिनिधि है और जनता के प्रति उसकी जवाब नहीं है, तो इसलिए उसकी मांग होती है। और मैं अजय जी का जवाब देना चाहता हूँ, ये जो बात कह रहे थे कि विधायकों ने डिमांड नहीं दे दी, ऐसा नहीं है। तो 67 लोग भारतीय जनता पार्टी के तो 67 लोग नहीं है ना, 67 के पास पहुंची है फंड, 90 के पास। आपको एक बार रोकते हुए आपको रोकते हुए सीएम की ओर से लिस्ट उठाकर पढ़ा गया। सीएम ने जो सबसे कम जहां पर 5 करोड़ रुपए में से राशि खर्च की गई, विकास कम करवाया गया, 10 जगहों के नाम बताए गए, जिसमें दादरी सबसे पहले था। गढ़ी सांपला किलोई का भी सीएम ने नाम लिया के, जहां पर या तो एस्टिमेट दिया नहीं गया, या राशि ली नहीं गई, या खर्च नहीं हुआ, मतलब उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। उन 10 हलकों में से गढ़ी सांपला किलोई भी बताया गया जहां कम काम हुआ के। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं दी गई, सरकार जो है मुद्दों को भटका रही है। अब जैसे गीता भुक्तल जी जिस सड़क की बात कर रहे हैं, अब अजय जी कह रहे उस सड़क पे काम कर रहा था, सरकार ने तो ये नहीं कहा ना, प्रवक्ता कह रहे। सरकार विधानसभा में कुछ और जवाब दे रही है, सरकार दूसरी जगह की बातें कर रही है। मैं समस्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो सीधी सी समस्या की बात है उस समस्या पे आप जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरी जगह की बातें कर रहे हैं। जो हमने उस पे जवाब नहीं दे पा रहे कि 90 के 90 उसमें क्यों नहीं पहुंचा फंड, क्यों नहीं काम हुए, क्या स्थितियां रही है। तो ये जो है सरकार, आप देखिए कि विधानसभा के अंदर घुमा के जवाब दे रही है, सीधा जवाब नहीं दे पा रही है। अब अजय जी कह रहे हैं सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं। किलोई को लेकर तो मोर साहब आप बता दीजिए ना, किलोई का जब सीएम नाम लेते हैं उन 10 हलकों में जहां कम काम हुआ कि, तो उसको लेकर तो आप भी बताएं ना, आप भी बात ना घुमाएं फिर। तो नेता प्रतिपक्ष आवाज उठा रहे हैं, तो वो सड़कों के गड्ढों की उठा के चल रहे। और कलोई विधानसभा क्षेत्र को तो आप देखेंगे, कलोई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा भी आता है जो शहर के अंदर भी आता है, आके सेक्टर भी कलोई में आते, वहाँ की हालतें जाके देख लो आप। तो कई तरह का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है और सरकार को उसको देखना होता है, और नेता प्रतिपक्ष आवाज उठाते ही है, लेकिन उस आवाज को सुना कहाँ जाता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है गुलिया जी, पिछले मानसून सत्र में तो आप देखेंगे कि हमें है ना, जब हमारी आवाज नहीं सुनी जाती तो हमें वॉकआउट तक करना पड़ता है। फिर सरकार कहती है कि आप लोग खुद ही भाग रहे हैं, आप लोग खुद बहस नहीं चाहते, आप जनता की आवाज खुद नहीं उठाना चाहते, वॉकआउट पे बहाना है। जब वहाँ पे जब आप देखो, जब बहुमत आपको लोकतंत्र के अंदर बहुमत विपक्ष की आवाज को दबाएगा, तो विपक्ष अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए उसके पास वॉकआउट करना एक विरोध प्रकट करने का एक साधन है, एक यंत्र है, विरोध प्रकट किया जाता है। ठीक है, अजय गुलिया जी आप कुछ कह रहे थे, साथ ही मेरा सवाल भी आपसे रहेगा। घोटालों को लेकर आज विपक्ष ने पूछा के, और ये बार बार आरोप लगते हैं, मीडिया से बातचीत में भी नेता विपक्ष ने कहा कि रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, धान घोटाले की बात करें, जितने भी कथित घोटाले सामने आए, कथित हालांकि मैं ऐड कर रही हूँ, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं घोटाले हुए, SIT ओके, जी बताइए। SIT का गठन कर दिया जाता है गुलिया साहब, कभी SCT का गठन कर दिया जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट क्या तैयार करती है, जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये सब कुछ अंडर टेबल रहता है। रिपोर्ट कभी पब्लिक किए जाना या फिर विपक्ष को जानकारी देना, ये क्यों नहीं होता है, ये इसको लेकर बार बार सवाल उठाता है विपक्ष। देखिए दो बातें, ने एक बात कही कि अलग से इनको पढ़ने अलग से किस प्रकार से, लेकिन उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। अगर ये पहल कोई दूसरी सरकार ने की होती है आगे जारी रहेगी तो भी मैं इसकी अनुशंसा ही करूंगा कि सरकार की तरफ से राजकुमार जी ये कहा गया कि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र में विकास के लिए, सड़कों के लिए 25-25 करोड़ रुपए की डिमांड रखे कि मुझे इस सड़क को बनवाना है, प्रायोरिटी बेस इस सड़क को बनवाना है। 25 करोड़ तक की डिमांड कोई भी विधायक रख सकता था, वो डिमांडें विधायकों ने रखी। 67 विधायकों की अभी तक डिमांड आ चुकी है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र से स्वयं कांग्रेस के विधायक आते हैं, लेकिन उन्होंने भी मांगे रखी।
जैसे से कांग्रेस के विधायक उन्होंने मांगे रखे, उनको मंजूर कर करके उनके उन सड़कों पे टेंडर भी हो चुके हैं। देखिए ये क्षेत्र के विधायक को ही पता है, चाहे वो पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, सरकार की मंशा नहीं। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अधिकतर विधायकों को तो 25 पैसे भी नहीं मिले हैं। नहीं, अब ये 25 पैसे कोई, देखिए मैं किसी व्यक्तिगत किसी का नाम मिलवा 25 पैसे जब मानेंगे जब वो उनके खाते में आएगा तो ये किसी मुगालते में है, ये किसी के खाते में नहीं जाएगा। ये कांग्रेस का समय नहीं है। ये पैसा तो सरकारी तंत्र से ही आएगा और सीधा काम पर खर्च होगा। अगर इनकी सोच ये है कि ये पैसा इनके खाते में आएगा तो ये भूल जाए इनके खाते में, वो दिन गए, अब इनके खाते में कुछ नहीं आएगा। अगर ये सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं कि देने की प्रक्रिया तो एक ही होगी। नहीं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके खाते में तो की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ। मेरे जिले में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई है, टेंडर हो चुके हैं, जो कि विपक्ष के लोगों ने मांग रखी थी, विपक्ष के विधायकों ने मांग रखी थी, उनके पैसे आए, टेंडर हो चुके हैं। आप क्या बात करें? अरे कोई मांग ही नहीं रखेगा। अब कलोई के अंदर पैसा आए और आप एक चीज बताएं, कलोई के अंदर कोई मांग ही नहीं रखेगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सीधा पैसा आता है, विधायक पर सीधा पैसा कटाएगा। अरे ये तो विधायक का कर्तव्य बनता है, चाहे वो पक्ष का विधायक। अच्छा देखिए, हुड्डा साहब ने पिछले दिनों मीडिया बाइट में ये कहा, उनसे पूछा कि सीएम साहब ये कहते हैं कि आप काम के लिए नहीं कहते हैं, हल्के के काम के लिए, तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि सीएम से बात करने की क्या जरूरत है, मैं खुद अपने काम करवा सकता हूं। तो फिर राशि तो देखिए, प्रक्रिया की जब आप बात करते हैं मोड़ साहब, तो सरकार से अगर राशि होनी है पास, वहां से आनी है, तो वो तरीके से ही चलना होगा उसके लिए। तो नहीं ज्योति जी, मैं उसमें इनको नहीं पता क्या कि राशि डलवानी और राशि गाँव लगेगा। जब आपने 25 करोड़ रुपए की बात कही दी है, जब आपने 25 करोड़ रुपए की बात कही थी, तो आप डलवाओ वहाँ पे राशि, उसको डलवाओ, विधायक वहाँ पे मंजूर। चलिए अजय गुलिया जी, बात आप पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए ज्योति जी, आप ये अगर ये सोच किसी की है, अगर ये सोच मेरी भी है कि 25 करोड़ रुपए मेरे नाम से आ जाए और मैं अपनी, ठीक है, मुझे शिकायत आपसे गुलिया साहब, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अभी तक। एसआईटी एसआईटी गठित की जाती है, रिपोर्ट में क्या आया, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, ये क्यों नहीं रिपोर्ट किसी के सामने रखी जाती है? विपक्ष बार बार ये कहता है घोटाले हो जाते हैं, जांच का आप लोग दावा करते हैं, छोटी मछलियों पर गाज गिराई जाती है, लेकिन उसके बाद क्या निचोड़ निकला किसी भी जांच का? देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबके ऊपर कार्रवाई हुई। अब इनकी तरह कोई घोटाले हो ही नहीं रहे। अच्छा। देखिए मैं कहता हूँ घोटाले तब होते हैं, ज्योति जी सुनिए, आप समझिए, जब किसी भी, चाहे वो एक्साइज का मामला है, चाहे वो शराब की बात कर, रेवेन्यू सरकार का बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू पे चेक रखिए ना, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार को रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो घोटाला किस प्रकार का है? ये लोग तो इस प्रकार की बातें करते हैं। नहीं, फिर गबन, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा, ये सब कुछ जस्टिफाइड है। फिर इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि रेवेन्यू तो बढ़ा एट लास्ट। रिकवरी कर ली गई या फिर ठीक है रेवेन्यू बढ़ गया, क्या इसको सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए, विभाग की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? कहीं गेहूं सड़ने के मामले सामने आते हैं, कहीं एक्साइज में गड़बड़ी का मामला सामने आता है, रजिस्ट्री घोटाला मामला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ये विपक्ष कहता है, मैं विपक्ष की बातें आपके सामने रख रही हूँ। उसमें कहना कि सरकार का तो रेवेन्यू बढ़ा, बाद में रिकवरी करके या बाद में कुछ एक्शन लेके, क्या इसमें भी शाबाशी सरकार को दी जाए? फिर नहीं ज्योति, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा रेवेन्यू तो एट लास्ट बढ़ा है ना, आपके शब्द। देखिए मेरे शब्द ये है कि एक फला अमाउंट सेल करने के बाद सरकार को पहले इतना रेवेन्यू मिलता था, अब वो रेवेन्यू पिछली बार उतने ही अमाउंट से बढ़ करके उतनी सेल पर रेवेन्यू बढ़ गया है। तो इसका मतलब सरकार एफिशिएंटली काम कर रही है, सरकार की इनकम बढ़ाने का काम कर रही है, सरकार जो मंत्री है वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं कि उतने ही काम में अब सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। अगर ये रेवेन्यू घटता तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये साफ होता क्योंकि रेवेन्यू घटा करके कहीं ना कहीं लाभ लेने का काम किसी ने किया है। जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी विपक्ष को आरोप लगाए तो ये विपक्ष के नहीं, घोटाले और गड़बड़ी को रेवेन्यू बढ़ने से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, ये समझ से बाहर है। राजकुमार जी क्या कहेंगे आप? जांच किस बात की हो रही थी? बिल्कुल, अगर आपने एसआईटी बनाई, एसआईटी बनाई तो कहीं कुछ गलत लगा होगा आपको, तभी आपने कमेटी बनाई, तभी जांच कराई। कुछ लोगों पे जांच भी करी, कार्रवाई भी हुई, तो कुछ गलत किया होगा तभी हुई होगी।
उनको रेवेन्यू बढ़ाने का इनाम तो नहीं दिया आपने, पनिशमेंट ही था वो। तो फिर वो बात एक जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक जानी चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल है कि इस तरह की चीजें रुकेंगी कैसे। बिल्कुल। आप अगर घोटाले का पैमाना रेवेन्यू घटना बढ़ना ही मान लेंगे, इसके अलावा कोई चीज घोटाले का पैमाना नहीं है, कैसे भी रेवेन्यू बढ़ जाए वो सही है, तो मुझे लगता है कहीं हमारी सोच में गलती है। अगर चीज गलत हुई है तो फिर उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। दूसरा, आगे उन चीजों को कैसे रोका जाए उसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। सच क्या है वो जांच से पता चलेगा, लेकिन वो जांच तभी सार्थक है, तभी तार्किक है जब उसका सच लोगों तक भी पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए ये बार बार कहना कि बहुत बार सीएम खुद कहते हैं, सीएम और डिप्टी सीएम खुद ये कहते हैं कि हम खुद मामले सामने लेकर आते हैं, हम जांच करवाते हैं। अगर रेवेन्यू भी बढ़ता है तो बिल्कुल ठीक कहा राजकुमार जी ने कि जांच की जरूरत थी, क्या एसआईटी गठित करते हैं, क्यों एसीटी गठित की जाती है, क्यों किसी पर गाज गिरती है कार्रवाई की। रजवन जी, अभी जब मैंने पूछा नशे से जो मौत हुई है, जहरीली शराब से, नकली शराब से, उसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हैं कि अभय चौटाला गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। भ्रामक आंकड़े पेश किए गए विधानसभा में, क्योंकि जो सच था वो तो गृह मंत्री की ओर से बता दिया गया। देखिए ज्योति जी, भ्रामक प्रचार कोई भी नहीं होता। एक रिपोर्ट अगर कहीं से लेकर आते हैं तो उस रिपोर्ट को अगर गलत बताए जाएंगे तो हमारी गलती थोड़ी है। अभी जिस प्रकार से, अभी मैं एक बार रिपोर्ट भी मैं बता दूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट लिखी थी कि जहां पर नशे का जो कारोबार है, और नशे के कारोबार की वजह से हॉस्पिटल में ओपीडी नशे के, अगर बच्चों के लिए अगर उनकी ओपीडी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं नशा बढ़ रहा है ना। जब वहां पे उन्होंने ये बता दिया था कि भाई मैं एक बताना चाहूंगा कि जैसे हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है, वहां पर ओपीडी नशे के लिए जो ओपीडी होती है, वहां पर अगर ओपीडी बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रदेश में कहीं ना कहीं नशा बढ़ा है ना। वो ओपीडी की जो रिपोर्ट है वो अपने घर से तो नहीं बना के लेके आए होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम किया, अगर भ्रष्टाचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया होता तो आज ये भ्रष्टाचार बढ़ते नहीं। और अगर कहीं आरोप लगाने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में बात करते हैं या अन्य लोगों पर बात करते हैं तो उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं। और अगर आपका भ्रष्टाचार अगर नहीं मिल रहा तो आप कम से कम सरकार के सामने, जनता के सामने ये बात तो लेके आओ कि भाई जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद लगाए थे। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं सरकार को कि हम आपके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, अगर वो आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो आप जनता के सामने बताओ तो सही कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गलत आरोप लगाते हैं। यही बात आती है। इससे पहले एक बात में जेजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि दवा घोटाले का आरोप लगाया था इन्होंने, चौधरी दुष्यंत चौटाला ने दवा घोटाला का आरोप लगाया था। और आप देखिए, अगर दवा घोटाला में कुछ नहीं निकला तो क्या दुष्यंत चौटाला जी ने वहां पर माफी मांगी आप, या फिर वो सरकार में शामिल होने के बाद वो दवा घोटाला खत्म हो गया? अब ये देखिए, यही चीज है यहां पर सामने आती है कि अगर कोई आरोप लगता है या तो उस आरोप को क्लियर करो, अगर कहीं विपक्ष की गलती है तो विपक्ष की गलती बताओ, और अगर सरकार की गलती है तो सरकार बताए। अभी फरीदाबाद का एक निगम का घोटाला था जिसमें 200 करोड़ रुपए के पेमेंट कर दी गई, 1 रुपए का बगैर काम हुए। अगर हम ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो सरकार उसको सामने लेके आए, अगर उसमें कहीं हमारी गलती है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए ना। तो यही तो चीज हम कह रहे हैं कि अगर हम कहीं गलत आरोप लगाते हैं तो आप हमारे कार्रवाई करो। जहां पर भी भ्रष्टाचार है, मैं रेवाड़ी के नगर परिषद के बारे में कई बार मैं बोल चुका हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार की बात हुई है। खुद आपकी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश यादव जी ने खुद ये स्वीकार किया है कि रेवाड़ी की नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां पर एक्शन ईओ वगैरह सस्पेंड कर दिए गए, उनको जेल की हवा खानी पड़ी, और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो ये चीज आप और हम कैसे मान लेंगे? मैं एक बात पर जनता को भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। मैं आपसे एक बात पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। तो शाम विधायक किरण चौधरी की ओर से आज हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, चूंकि सदन में बात हुई थी तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये, किरण की ओर से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस एकजुट नहीं थी, नसीहत भी दे दी गई है कि 2024 तक एकजुट नहीं हुए तो नुकसान भुगतना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें एकजुट रहकर चलना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सभी नेता थे,
वो एकजुट नजर आए थे सभी, एक मंच पे थे, एक जगह पे थे, कहीं पे ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि किसी प्रकार का भारत जोड़ो यात्रा में किस प्रकार तो की कोई ये गुटबाजी मैंने या हरियाणा न्यूज ने तो नहीं कहा, ये हरियाणा न्यूज ने नहीं कहा, ये किरण की ओर से कहा गया है, आपके नेता की ओर से कहा चौधरी ने ये कहा है कि देखो, हाँ, हमारे नेता ने ये कहा है कि हमें 2024 के लिए मिलकर चलना पड़ेगा, मिलकर चलना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। वो उनकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। अच्छा, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हमारा ये कहने का मंत्र है कि अगर कोई ग्रीवेंस है किसी प्रकार की तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करें, पार्टी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। ठीक है डीपी कौशिक जी, अभी 2 दिन बाकी हैं सत्र के, क्या उम्मीद की जाए जनता को लेकर, क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो, विधेयकों की बात हो? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? आखिरी कमेंट आपका आगामी 2 दिनों को लेकर क्या सोचते हैं? हाँ जी, नहीं, जो भी विपक्ष के मुद्दे उठेंगे सरकार उसको जवाबदेही है, सरकार जवाब देगी भी, और अच्छे कार्यों के लिए जो भी है उसके उनको पास करके सरकार आगे काम बढ़ाएगी। विपक्ष जो मुद्दे उठाता है मुझे लगता है कि उनको उठाने चाहिए, और जस्टिफाई जो मुद्दे होते हैं सरकार उन पर जवाब भी देती है, कार्रवाई भी करती है। अभी बात करें बार बार भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं होता, भ्रष्टाचार पे शुरू से ही सीएम साहब का एक ही मुद्दा है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार, और उस पर हम करते करते कामयाब भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और हम ये नहीं कह रहे अभी भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया, ये माननीय मुख्यमंत्री और सरकार भी कहती है, लेकिन हम इसको जीरो टॉलरेंस पे लाने का पूरा प्रयास हमारा, हम इसको जल्दी खत्म करके जहां भी जो हमें पता चलता है उस पर कार्रवाई करते हैं हम लोग। राजकुमार जी, आपका भी अंतिम कमेंट। अभी चूंकि जिस तरह की बातें हैं उससे आसार तो ये है कि आने वाले 2 दिन में भी किसानों की, बेरोजगारों की बात होगी, करप्शन की बात होगी। देखिए, मुद्दा उठे, कोई सवाल उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जनहित के मुद्दे उठे, राजनीतिक मुद्दे भी उठे, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद ना हो। बिल्कुल, आप कोई रास्ता निकालें, रास्ता आप भी सुझाएं। अगर आपको लगता है 4 चीजें गलत हुई है तो आप बताइए ये ऐसे गलत हुई है, इसको ठीक करिए, और अब इसमें योगदान ये आपको दे सकते हैं। अभी बात हो रही थी गलत जानकारी की सदन में, चाहे सरकार की तरफ से हो या सदस्य की तरफ हो। अगर गलत आंकड़े पेश किए गए, गलत बयानी की गई है तो प्रिविलेज मोशन का सिस्टम है, उस सदस्य के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है, सच का सच सामने आ जाएगा, सच और झूठ जो भी है। लेकिन राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए सदन नहीं है, जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए है, प्रदेश की बेहतरी की नीतियां तय करने के लिए सदन है, उसी पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल, जनता भी देखिए टीवी के सामने बैठकर ही देखती है कि उनका प्रतिनिधि, उनका विधायक क्या उनकी बात करता है, क्या बातें उठाई जाती हैं, आवाज उठाई जाती है, या फिर केवल हंगामा होता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप लोग जुड़े, समय आपने निकाला। तो चर्चा हमने की शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही को लेकर। 2 दिन का सत्र अभी बाकी है, कल सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। कल किन किन मुद्दों को लेकर बात होगी ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।